नमस्कार। आज प्रेमचंद जयंती के खास मौके पर मैंने उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को चर्चा का विषय रखा है। साथ ही साथ उनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय भी आपके समक्ष रख रही हूँ। विदित है कि 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनका मूल नाम धनपत राय था। जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। विवाह के 1 साल के बाद ही उनके पिता का भी देहांत हो गया। जिस उम्र में लड़के खेलते कूदते हैं उस उम्र में प्रेमचंद को घर की जिम्मेवारी संभालनी पड़ गई। घर में सौतेली माँ, 2 सौतेले भाई और खुद उनकी पत्नी श्यामा। पत्नी से कभी भी उनकी पटरी नहीं बैठी। संघर्ष भरी परिस्थितियों में भी वे अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। इस निमित्त ट्यूशन करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन में ही उन्होंने तिलिस्म होशरुबा जैसे वृहद उपन्यास के साथ साथ कई अन्य उपन्यासों को भी पढ़ लिया था। विधवा विवाह के समर्थन में 1906 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों के कारण बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय तथा कमला देवी श्रीवास्तव। लेखन की शुरुआत उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से की। 1908 ईस्वी में उर्दू में लिखी गई कहानियों का प्रथम संकलन सोज़े वतन नाम से प्रकाशित हुआ। इस संकलन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया और उसकी प्रतियां जलवा दी गईं। कहा गया कि उनकी कहानियों में सिडिशन अर्थात देशद्रोह भरा हुआ है। साथ ही साथ उन्हें जेल में डाल देने की हिदायत भी दी गई। इस प्रकार नवाब राय के नाम का अंत हुआ और प्रेमचंद नाम अस्तित्व में आया। जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। प्रेमचंद ने 14 छोटे बड़े उपन्यास और करीब 300 कहानियों का लेखन किया। उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं के वे संपादक रहे। गोदान उपन्यास उनकी कालजयी रचना है और कफन उनकी अंतिम कहानी है। सोज़े वतन संग्रह में 5 कहानियां संकलित हैं। संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन उनके द्वारा लिखी हुई पहली कहानी है। सोज़े वतन का अर्थ हुआ वतन या देश का दर्द। दुनिया का सबसे अनमोल रतन एक परंपरागत प्रेम कथा है, जिसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए शर्त रखती है। शर्त यह है कि वह उसके लिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाकर दे, तभी वह उससे विवाह करेगी। दिलफिगार एक सच्चा प्रेमी है। वह अपने प्रेम को पाने के लिए जंगल और पहाड़ों से भी टकरा सकता है, उन्हें पार कर सकता है। उसकी माशूका दिलफरेब उससे कहती है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। स्पष्ट है कि कहानी का स्वरूप यद्यपि पुराना है, परंतु कथ्य और संदेश की दृष्टि से यह उत्तम और श्रेष्ठ है। दिलफिगार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यह है कि वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाए तो कहाँ से लाए। इससे भी बड़ा यक्ष प्रश्न यह था कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन आखिर है क्या। कारूं का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, परंतु उसके मन में यह उत्तर भी केंद्रित है कि आखिर जब मलिका दिलफरेब ने दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लाने को कहा है तो वह निसंदेह वह इनसे अलग होगा। काश उसे भी कोई मददगार मिल जाता, जिस प्रकार मुनीर शामी को हातिम मिल गया था। असमंजस की स्थिति में उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं।
मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। कई वर्षों तक दिलफिगार भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वीरानों और आबादियों की खाक छानता रहता है। शरीर के नाम पर उसमें मात्र हड्डियां शेष हैं, परंतु उसे वह अनमोल वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। एक रोज़ घूमते फिरते वह ऐसी जगह आ पहुंचता है जहां एक निष्ठुर काले चोर को फांसी की सजा दी जा रही है, जिसके सिर पर सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या का दोष है। वहीं पर एक बच्चा अपने में मस्त खेल रहा है। उस बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर वह काला चोर अपनी आखिरी आरजू के रूप में उस बच्चे को प्यार करने लगता है। अपने बचपन को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और दिलफिगार लपक कर आंसू अपनी हथेली पर रोक लेता है। उसका दिल कहता है, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज़ सब न्योछावर हैं। वह पहाड़ और नदी पार करता हुआ दिलफरेब के दरबार में हाजिर होकर आंसू की बूंद पेश करता है। दिलफरेब अपने प्रेमी के परिश्रम की सराहना अवश्य करती है, परंतु उसकी नज़र में यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। प्रेमिका के इस निष्ठुर उत्तर के बाद दिलफिगार पुनः दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढने निकलता है। वह ऐसी जगह जा पहुंचता है जहां 16 श्रृंगार किए एक युवती अपने पति को गोद में लेकर चंदन की चिता पर बैठी है। इस चिता की राख को दिलफिगार अपने दामन में समेटकर अपनी निष्ठुर प्रेमिका को समर्पित करता है। दिलफरेब उस राख को आंखों से अवश्य लगाती है, पर इसे भी वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं मानती है। दिलफिगार का हौसला टूट जाता है। आत्महत्या के इरादे से वह एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। तभी एक बुजुर्ग वहां अवतरित होते हैं और वे दिलफिगार को राह दिखाते हैं। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। सारी बाधाओं और कठिनाइयों को पार करता दिलफिगार हिंदुस्तान पहुंचता है। जैसे ही वह हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है, उसे खून से सना मैदान दिखाई देता है। जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि यह युद्ध भूमि है। उसे करीब से किसी के कराहने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि एक लंबे तगड़े जवान के सीने से खून का फव्वारा निकल रहा है, पर तलवार उसके हाथ से अभी भी अलग नहीं हुई है। दिलफिगार उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछता है। वह घायल सिपाही वीरों की तरह जवाब देता है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। जब दिलफिगार कहता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है, तब वह सिपाही बड़े अफसोस के साथ बताता है कि मेरा देश आज गुलाम है, हम हार चुके हैं। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर जो कि दिलफिगार ने उस पर रखा था, वह कहता है, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह धीमे से भारत माता की जय कहकर वीर गति को प्राप्त होता है। उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ता है। वह एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त का हक अदा कर देता है। उस खून के आखिरी कतरे को दिलफिगार अपनी हथेली में कैद कर उस सिपाही की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना होता है। बहुत दिनों के सफ़र के पश्चात दिलफरेब के समक्ष वह उपस्थित होता है। दिलफरेब उसकी पूरी कैफियत सुनने के बाद उसे खुशी से अपना लेती है। एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई जाती है, जिसमें एक तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। निसंदेह प्रेमचंद की यह कहानी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से आपूरित है। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का आह्वान करते हैं।
कहानी का कथ्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन ही है। उत्कट देश प्रेम और बलिदानियों की बलिदान गाथा से प्रेरित और प्रभावित होकर स्वदेश के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देना ही प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए अगर बलिदान देना पड़े तो यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इससे बेहतर और कुछ भी जीवन में नहीं हो सकता। हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देना ही मानव धर्म है। धन्यवाद।